Hello everyone, this side Prasoon Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for class 9th and 10th। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए बैच में जिसका नाम है Simplified 10th बैच फॉर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो आइए आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2 की ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से लेक्चर नंबर 2 की। आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह कॉपी और पेन निकाल के ही क्लास के अंदर बैठना है। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो बेटा मैथ्स की क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैथ्स की क्लास में अगर आप आए हैं तो आपको ये कथा की तरह सुनने नहीं है, मतलब ठीक है, इसको सॉल्व साथ साथ सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स की आपके पास एक रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए भाई? ठीक है सर। अच्छा, अब सुनिए बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर टॉपिक्स करने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक में क्या क्या, मतलब आज की लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये सर लिखे हुए हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला टॉपिक। थोड़ा सा मैं आपको पहले रिकैप भी दूंगा जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 1 में जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी उसको मैं आपको रिकैप भी दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा और इसके कुछ पीवाईक्यूज भी लेके आया हूं आज की। पिछले साल जो आपसे अभी जस्ट 2025 में जो बच्चों ने पेपर दिया था उनके में क्या नाम है, कैसे क्वेश्चन आए थे इससे, है ना, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, वो कराऊंगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को, कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, ये सब बातें हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से बेसिक रहेगा लेक्चर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल हर बच्चे को समझ में आने वाला लेक्चर है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को और अलग भाषा में समझ में आएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ रहेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा ये टॉपिक्स, अगर कभी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मुझ पर छोड़ दो, मैं सब समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल कर ये हेडिंग नोट कर लीजिए। ये रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2 टॉपिक्स जो कौन कौन से हैं वो सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं इस बेहतरीन से लेक्चर को। प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। लेट मी चेक कैसी बन रही है वीडियो। यस, इट्स एब्सोल्युटली गुड। सिंप्लीफाइड 10th बैच है ये आपका, आपको पता है, फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। आप जानते हैं नया आगाज हुआ है, तो अगर आप इस बैच को शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए भाई। किसी एक बच्चे का फायदा अगर हो सकता है, फ्री चीज से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो भाई करो ना यार, शेयर करवाओ यार, शेयर करो भाई, शेयर करो। ठीक है, मिटा लें 1 2 3, आ जाइए। तो कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई बढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एक लेक्चर आपके पास, ये नए नए लेक्चर्स आने लगे हैं मैथ्स के, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, 10th में रिजल्ट लाना है, समझ गए? ठीक, आइए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको फैक्टराइजेशन समझा रहा हूं पहले, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो एक बहुत लॉजिकल थ्योरम है। ठीक है, ऑब्वियस थ्योरम है जिसको कहते हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, तो अब हम देखने वाले हैं क्या, सबसे पहला टॉपिक दैट इज फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैं अब आपको समझा रहा हूं। तो कॉपी और पेन, अब थोड़ा सा पेन आप रोक लीजिएगा, जब मैं आपको समझाऊं तब आप पेन रोक लीजिएगा, उसके पहले सुन लो, शांति से समझ लो, उसके बाद कॉपी पर पेन चलाने लगना। ठीक है, आ जाइए। तो फैक्टराइजेशन बच्चों क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब बेसिक सा है कि ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इट्स या फिर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। क्या बोला मैंने बोला फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग अ नंबर, एक नंबर को ब्रेक करना इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक नंबर को लिखना, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सर समझ में नहीं आया कुछ भी, सर हमें इससे इंग्लिश वाली भाषा से समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल है नहीं। एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास एक नंबर है बेटा 24। क्या है आपके पास एक नंबर 24। इस 24 को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखकर बताइए, वही फैक्टराइजेशन कहलाता है।
अब सर फैक्टर के प्रोडक्ट में कैसे लिखना होता है, आज ही सिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, क्या ये सीखा होगा, ये वाला गेम सीखा होगा ना सर, काटा पीटी वाला। पहले हम इसको 2 से काटते थे, सर ये 2 से कट रहा है, सर 2 से कितनी बार ये कटता है सर, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स कट गया। फिर सर ये 2 से फिर से कट रहा है, 2 2 6 जा 12, सर फिर इसको 6 से काट दे रहे हैं, सर हमारा मन कर रहा है हम इसको 6 से काट दे रहे हैं, ठीक है, तो 6 से काट दिया। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 24 को हम 2 इंटू 2 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या, देखो कैसे सर, कैसे, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। तो देखिए बेटा, मैंने एक नंबर को, दिस इज अ नंबर, ये वो नंबर है, क्या है बेटा ये नंबर, इस नंबर को मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया, देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया। तो जब मैंने एक नंबर को प्रोडक्ट में लिख दिया है, किसके फैक्टर्स के, बेटा ये 24 के फैक्टर्स ही तो हैं, आप बताओ मुझे, क्या ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं, 2 2 6, क्या ये फैक्टर्स ऑफ 24 होते हैं कि नहीं होते, बोलो, अरे बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो बेटा। मैंने ये कहा आपसे कि 24 के 2 2 और 6, क्या ये 3 फैक्टर्स 24 के होंगे, बिल्कुल सर। फैक्टर्स क्या होता है सर, फैक्टर्स मतलब जो आपने पिछली क्लास में जैसा समझाया था, फैक्टर्स मतलब 1 से लेके वो उस नंबर तक के वो सारे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, बताया था सर आपने कल, हमें सर पिछली लेक्चर में आपने बताया था। तो हम उससे समझ गए हैं कि 2 इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब ये फैक्टर है, फिर ये तो 2 ही है तो ये डिवाइड करेगा, 6 भी इसको डिवाइड करता है तो ये भी इसका फैक्टर है। तो बेटा जब एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखा जाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखा जाए, तो इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। एक नंबर को ब्रेक कर कर फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना, उसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है, बस बेसिक सा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा, आइए। जैसे मैं आपसे कहूं 30 है आपके पास, 30 को लिखो, तो कैसे लिखोगे, लिखते हैं वैसे ही, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन। कैसे भैया, देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 2 5 जा 10, 10 3 30, देख लीजिए 2 से भी ये कटता है, 5 से भी ये कटता है और 3 से भी कटता है, मतलब ये जो तीनों हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। भैया 30 के अगर मैं फैक्टर्स पूछूंगा, ये तीनों फैक्टर्स हैं इसके, हाँ सर। तो एक नंबर को उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना, उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना, यही प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाती है। बस सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा टफ नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ी चीज हो नहीं, आसान है। फैक्टराइजेशन मतलब एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में ब्रेक करना, उसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन। बस बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है? आप एक एग्जांपल ट्राई करेंगे घर पे, अभी भी ट्राई करो, घर पे नहीं अभी भी ट्राई करो तुरंत। जैसे मैं आपसे कहूँ 48 को ब्रेक करके यहाँ कुछ लिख के दिखाओ, 48 का फैक्टराइजेशन करके दिखाओ जरा, सिर्फ फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। करो जरा, करो करो करो, अभी करो, पॉज करो और करना शुरू करो। 48 के फैक्टराइजेशन करके दिखाइए, इस तरीके से कर लो चाहो तो, ठीक है। बोलो हुआ, हाँ सर हो गया। सर कैसे 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 करेंगे फैक्टराइजेशन? इस तरीके से करेंगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। 48 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं सर, 2 से 24 टाइम्स, 24 टाइम्स ही जाएगा ना, फिर 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, फिर 3 से 2 टाइम्स और फिर से 2 से 1 टाइम्स, ठीक है। देख लीजिए सर कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बोलो हाँ सर। अब एक बच्चा पीछे से बोलेगा सर मुझे तो ऐसे लिखने का मन नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे लिखना चाहता हूँ इसको। बेटा मैं तो इसको ऐसे, इधर इधर देखना बेटा, 48 के फैक्टराइजेशन यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो कैसे, सर इस 2 और 2 को कंबाइन कर दूं सर, मैं इसको 4 बनाना चाहता हूँ, बना लो। 2 और 2 4 बन जाएगा, फिर ये 2 और 2 इसको भी सर मैं 4 बनाना चाहता हूँ, बना लो। और फिर ये सर 3। अब भी बेटा ये क्या, अब भी ये फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि 4 की टेबल में भी ये आता है, 3 की टेबल में भी ये आता है। तो जब ये 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये तीनों इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हाँ सर। आप क्या कह रहे हो सर? आप ये कह रहे हो कि 48 को हम फैक्टराइज करके इस तरीके से और लिख सकते हैं। सर तो फिर एक नंबर को फैक्टराइज करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, एक नंबर को फैक्टराइज करके आप अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ गए सर? कैसे? सर जैसे आप 24 को आपने एक बार तो ये करके दिखा दिया, सर एक बार और करके दिखाओ 24 को, तभी मैं मानूंगा। मैंने कहा आ जाओ 24 को एक बार और करते हैं, आ जाइए बेटा। एक तो ये हो गया, एक और कैसे सर? मैं सर इसको और इसको कंबाइन कर ले रहा हूँ। 6 2 जा कितना होता है 12, 12 इंटू 2। क्या मैं 24 को 12 इंटू 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकता? बिल्कुल।
बोलो बोलो बोलो, क्या मैं 24 को 12 इंटू 2 की फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? ये भी तो दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। 12 और 2 दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं। हाँ सर, जब दो फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिखा जाए एक नंबर के फैक्टराइजेशन वही कहलाता है। जब एक नंबर को ब्रेक कर कर उनके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिख दें, इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब ये जो आपने 24 को 12 इंटू 2 लिखा है ना, दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। बोलो बोलो, समझ में आया? अरे बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोला करो भाई, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम। आ जाओ, 24 को कैसे लिख दिया मैंने? 24 को कैसे लिख दिया प्यारे बच्चों? 24 को मैंने ब्रेक करके 12 इंटू 2 लिख दिया। सर क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर? 2 2 जा को कंबाइन कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा को कंबाइन कर लिया, 4 आ गया, फिर इसको 6 लिख दो। क्या मैं इसको 4 इंटू 6 भी लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हो। 24 को 4 6 जा 24 भी तो होता है। हाँ सर होता है। तो बस इसी प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है प्यारे बच्चों। Factorization is basically the breaking of a number into the product of its factor, into the product of its factor। बस समझ में आ गई बात? क्या आपको फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आया? यस सर, हमको समझ में आ गया है। तो अब आप सर आगे चलिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन आसान था बिल्कुल। अब यहीं पर मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझाना चाहता हूं, यहीं पर मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझाना चाहता हूं। आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बहुत आसान बातें चल रही हैं एकदम, फैक्टराइजेशन बहुत आसान सा चल रहा है एकदम। अच्छा, मैं आपको रीकैप नहीं दे पाया प्यारे बच्चों, है ना? चलो कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो रीकैप जरूर देंगे, ठीक है? आ जाइए। अब एक फैक्टराइजेशन के आगे अगर मैं एक शब्द लगा दूं, दैट इज प्राइम। क्या बेटा? प्राइम। क्या लगा दें शब्द फैक्टराइजेशन के आगे? प्राइम। अब बेटा क्या थोड़ा सा चेंज आएगा? थोड़ा सा चेंज नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आ गया। कैसे चेंज आ गया सर? सर यहां आपने एक शब्द इस्तेमाल कर लिया प्राइम, और सर ये वही वाला प्राइम है क्या जो आपने लेक्चर नंबर 1 में हमें बताया था, प्राइम नंबर्स? मैंने कहा हाँ, ये वही वाला प्राइम है। प्राइम नंबर्स आपको याद आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर से देख लीजिए बेटा। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक वो नंबर खुद, तो ऐसे ही नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 2 हो गया, 3 हो गए, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो इसी वजह से ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? अब ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल हो, ऐसे ही फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सर फैक्टराइजेशन क्या था, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या था? आइए सर, फैक्टराइजेशन क्या था? फैक्टराइजेशन था कि किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखना, दैट इज फैक्टराइजेशन। अब मैं पर थोड़ी सी कंडीशन लगा दी। जब फैक्टराइजेशन प्रोसेस में एक कंडीशन लग जाए, क्या कंडीशन लग जाए? कि ये जो आप फैक्टर्स लिखोगे ना, ये सिर्फ फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, यहां पर बेटा प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। मेरे साथ साथ प्यार से बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। तो आप 24 को जरा फैक्टराइज करते हैं। सर करो, 24 को प्राइम फैक्टराइज करो इस बार। फैक्टराइज नहीं, प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम नंबर से ही बस इसको काटना है, केवल और केवल इसको प्राइम नंबर से काटना है, किसी भी ऐसे नंबर से मत काटना जो कंपोजिट हो, ठीक है? प्राइम के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? कंपोजिट, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जरा प्राइम से काटते हैं। सर प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से काट देंगे। 2 से 12 बार, वेरी गुड। सर फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, सर 3 से 1 बार। अब ये जो आया है ना, ये जो आया है प्यारे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो आया है बेटा, ये एब्सोल्युटली क्या है बेटा? एब्सोल्युटली ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं। देख लीजिए, देख लीजिए। अब जिस प्रोसेस से आपने ये किया है, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है भाई। क्या बोला मैंने? जब फैक्टराइजेशन में क्या हो, जब फैक्टराइजेशन में सिर्फ आप क्या लिखने लगो? ब्रेक करने लगो एक नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स में। ब्रेकिंग अ नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स।
तब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन लिख लोगे खुद, बोलो क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ब्रेकिंग अ नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज डिफाइंड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो किसी को कोई समस्या है? सर एक और एग्जांपल दे दीजिए सर, समझ में थोड़ा कम आया है अभी। मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ समझा के ही घर भेजेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आ जाओ। हेलो 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 सर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। 48 को फैक्टराइज करते हैं जरा एक बार, चिंटू आ जाइए। सर 48 को ऐसे 48 मत लो यार, कुछ और नंबर ले लो, कुछ और ले लो। सर 49 ले लें क्या? मैंने कहा ले लो। 7 जा 49 होता है, फिर 7 1 जा 7। एक बात मुझे बताइए, क्या मैं 49 को 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ क्या? बोलो। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सॉरी सर, ये 9 कैसे लिख गया भाई? मैंने तो 7 ही लिखा था, ये 9 कैसे लिख गया गलती से? अच्छा लिख गया, ठीक है। 49 को 7 इंटू 7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। अब बेटा एक बात सोचो कि 49 को मैंने 7 इंटू 7 लिख दिया, तो ये जो 7 है और ये जो 7 है, ये दोनों ही कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। बोलो। तो इस प्रोसेस को मैं फैक्टराइजेशन तो कहूंगा, पर कौन सी वाली फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो ये अभी भी है, दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन, वो बात ठीक है। पर अब जब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिले? प्राइम नंबर्स। जब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स देखने को मिले, तब आप इस प्रोसेस को नाम दे देते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है? एक और नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कर लो आपके पास 36 है। क्या है? 36। इसको जरा फैक्टराइज करते हैं, आ जाइए। 36 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से ये कितनी बार जाएगा? 18। फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो नंबर्स हैं 2 3 प्राइम नंबर्स। अगर आपको नहीं पता देख लीजिए एक बार, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे नंबर, इनसे आपको काट के देखना है। मतलब डिवाइड अब आपको जिससे भी करना है वो इन नंबर से करना है। 4 6 8 इनसे डिवाइड मत करना, क्योंकि ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर से हमें क्या चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। तो हम इन्हीं नंबर से डिवाइड कर देखेंगे एक नंबर को। तो अब ये जो निकल कर आ रहा है 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। एक बार देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देख लीजिए, ये जो आपने लिखा है ना 36 को आपने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो इसी प्रोसेस का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर दो, तो उसी प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कोई समस्या इसमें आ रही है भैया? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आ रही, आपने ये बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ हमें समझा दिया है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज डिफाइंड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो बोलो बोलो, समस्या है क्या कोई? अरे बोलते नहीं हो, समस्या है क्या? सर बोलते नहीं है हम कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, मत बोलो यार, नाराज हो गए होगे आप, है ना? चलो कर लो, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए इसको। प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया, मिटा लें, बहुत आसान सी बात थी ये, अब आगे काम आएगी। सर ये क्यों पढ़ाया? सर ये क्यों पढ़ाया? आगे काम आएगा इसलिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। चलते हैं आगे, आ जाइए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक रह जाएंगे अपने यार। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सब कुछ समझाते हुए चलेंगे, मतलब जल्दी जल्दी का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उड़ाते हुए चलेंगे। टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है? और अगर ना आए तो थोड़ा पेशेंस रखना बस। देखो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आप कनेक्ट कर पाएंगे। पहले सुनिए, पहले अच्छे से सुनिए आराम से। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा मत करिए कि अरे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ये टीचर समझा नहीं पा रहा। अबे थोड़ा सुन के तो देखो, थोड़ा सा सुन के देखो, धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य, पेशेंस। समझ में आ गई बात? हाँ सर, ठीक है। अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या करने जा रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बेटा? अर्थमेटिक। ये निहायत ही आसान और लॉजिकल थ्योरम, एकदम ऑब्वियस थ्योरम है, ठीक है? जब मैं आपको अभी कराऊंगा तब आपको समझ में आने लगेगा सीधी सारी बातें, ठीक है? अब सबसे पहले इसकी भाषा जो है, जो अंग्रेजी में हमें पढ़नी है, क्या भाषा है वो नोट कर लीजिए, एक बार कर लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर
एवरी, इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो नोट कर लीजिए, फिर समझा भी देंगे इसको। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी, ये एक्सप्रेस्ड और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना फैक्टराइज, फैक्टराइज, एक्सप्रेस्ड के बाद ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है, ये आपकी प्यारी सी छोटी सी मासूम सी और बहुत ही एकदम क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, निहायत ही आसान, लॉजिकल और भी कुछ शब्द नहीं मिलने, मतलब ऑब्वियस थ्योरम एकदम। ये आपको पता है, आपको बस बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सर बेवकूफ बना रहे हैं सर, बुक वाले बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कहा कभी कभी ना ये बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, पर इसका मतलब बहुत छोटा सा होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका मतलब कितना छोटा सा है। फिलहाल आप इसको नोट करिए क्या आपने एक बार मन में बोलने की कोशिश कीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। याद करने की कोशिश कीजिए इसको तुरंत अभी क्लास के अंदर ही। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। याद कर लिया, हो गया याद, लिख भी लिया, याद भी कर लिया। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर या फिर हर कंपोजिट नंबर। क्या बोला मैंने बोला कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो इस दुनिया का, कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लीजिए इस दुनिया का, उसको हम इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी बोल सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये बस इतनी सी बात है, बस बहुत आसान थ्योरम, बहुत ही मासूम थ्योरम, इतना ही कहा है बस इसमें। ये जो ऊपर बात लिखी हुई बस यही है। सर एग्जाम्पल नहीं दोगे, मैंने कहा दूंगा बेटा, धैर्य रखो, पेशेंस जरूरी है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको एक बात बता दूं बेटा, फैक्टराइज का मतलब अभी सीख के आए हो, पीछे क्या सीख के आए हो कि एक नंबर को ब्रेक करके क्या लिखना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिखना, उसी को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहां क्या है, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, फैक्टराइज किया जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब समझते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है बेसिकली, एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं। तो ये निहायत ही आसान बात थी सर, ये तो हमें पता भी था। आप एक कोई सा भी कंपोजिट नंबर, अभी तक आपने जितने नंबर्स लिए थे वो कंपोजिट ही तो थे, जितने नंबर्स आपने लिए थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए बेटा पहले, कोई भी नंबर हो, अगर वो प्राइम है तो वो उसके अलावा जितने नंबर्स बचे वो सारे कंपोजिट हैं। प्राइम को छोड़कर जितने नंबर्स बचे वो सारे कंपोजिट हैं। समझ में आ गई बात। अब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19 ये सारे जो नंबर्स हैं, इनको छोड़कर जो बचता है, जितने नंबर्स बचते हैं वो सारे कंपोजिट हैं। समझ गए मेरी बात। सर एग्जांपल दे दोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा एकदम। 18 को बेटा, 18 को एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं बेटा, जैसे 18 आपका क्या है, एक बार देखो 18 क्या कंपोजिट नंबर है। सर 18 कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, हमको यही भूल गए। मैंने कहा जो बताता हूं, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 18 के फैक्टर्स निकालते हैं, जरा आ जाइए। 18 को कैसे लिख सकते हो सर, 18 को लिख सकते हैं 2, 9 जा 18, फिर 9 आ गया, फिर क्या लिख सकते हैं 3 जा 9, फिर 3, 2 3 6, 6 3 18, देख लीजिए।
233। एक बात नोटिस आपने करी होगी, क्या नोटिस करी होगी, नहीं करी है तो मैं करवा रहा हूं बेटा। 233 ये तीनों ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। बोलो क्या ये 2, 3 और 3 ये तीनों 18 के प्राइम फैक्टर्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या बोला मैंने, प्राइम क्या 18 के ये तीनों जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3 और 3, क्या ये 2 और 3 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं? बिल्कुल हैं। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर सही बात है। तो मैंने यही तो बोला कि किसी भी कंपोजिट नंबर को एनी कंपोजिट नंबर, इस दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। देखो प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन लगा है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्रोडक्ट होता है इंग्लिश में, प्रोडक्ट को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, आपको नहीं बताया तो आप चिंटू हो तो बता दिया आपको। क्या बोला मेरे बच्चों, मैंने बोला आपसे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। इसी प्रोसेस को ये वाली थ्योरम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? थ्योरम। अब इसी को जो हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ के आए थे, बस वही बात फंडामेंटल थ्योरम बना दी गई है कि हाँ सर ये एक थ्योरम होती है, एक यूनिवर्सल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। वाह, पर ये है तो कुछ भी नहीं ना भाई, ये तो वही बात पढ़ के आए जो तो लॉजिकल बात है एकदम। पर ठीक है, आपके में पढ़ना है, आपको सिलेबस में है आपके, और ये आपको समझना भी है, लिखना भी है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। क्या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सर ये आगे वाली बात नहीं समझाई सर आपने। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हाँ ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ पूछने की नहीं। क्या कि ये जो फैक्टराइजेशन निकल कर आएगा, ये वाला जो फैक्टराइजेशन है प्यारे बच्चों, ये वाला जो आपने फैक्टराइजेशन 18 का निकाला है, इस दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर और नहीं है जिसका फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3 आए। आप करके देख लीजिए, इस दुनिया में आप मुझे कोई भी ऐसा नंबर बता दीजिए 18 को छोड़कर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो वो 2 × 3 × 3 आए। बोलो सर ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 × 3 6, 6 × 3 18, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 18 ही आने वाला है हमेशा, तो कोई और नंबर क्यों ही मिलने वाला है? बताओ, सही बात है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल एकदम लॉजिकल बात है सर। क्या बोला आपने बोला ये जो फैक्टराइजेशन आएगी ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में फैक्टराइजेशन किया है, ये फैक्टराइजेशन एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। इस दुनिया में इस नंबर के अलावा, इस वाले कंपोजिट नंबर के अलावा कोई और कंपोजिट नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके सेम टू सेम ऐसे फैक्टर्स हों 2, 3, 3। ऐसा कोई कंपोजिट नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। यही कह रहे हैं इस बात में कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब ये अलग है, सबसे अलग, इसके जैसा कोई और ना ही को हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। समझ गई बात? इसी को बोलते हैं यूनिकनेस। तो समझ में आ गई बात? हाँ सर। सर आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, एक बार और ये भी समझा दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, अगर आप ये कह रहे हो सर ये नहीं हो सकता कि इसका कोई और नंबर हो, इसका फैक्टर हो सकता हो, सर क्या मैं ऐसा लिख दूं सर 3 × 2 × सर 3। सर देखो सर मैंने ऐसा कर दिया सर, मैंने पता कैसा कर दिया सर, इसको मैंने ऐसा लिख दिया सर। अब ये दोनों अलग अलग हो गए ना सर। मैंने कहा कैसे अलग हो गए? एक बार चिंटू बताओ। चिंटू कह रहा है सर ये देखिए 3 को मैंने पहले लिख दिया और 3 वाला, ये वाला सर 3 लास्ट में, 2 को बीच में ले आया सर मैं। सर ये दोनों अलग अलग, सर ये भी और ये सर दोनों अलग अलग तो दिख रहे हैं। उसमें 2 × 3 × 3 है, इसमें सर 3 × 2 × 3 है। तो मैंने कहा एक बात सोचो, आपने ऑर्डर बदल दिया है, बस क्या बदल दिया है? ऑर्डर। आप इसको आगे ले आए, इसको आपने इन्हें दिया, इसको पीछे ले गए, ये आपने ऑर्डर चेंज कर दिया नंबर्स का, इन नंबर्स का, इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। मैंने कहा ऑर्डर चेंज कर दिया है, पर बेटा ऑर्डर चेंज करने से इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी ना बदली है। इसकी जो वैल्यू है वो बदली है क्या? नहीं सर, इसकी वैल्यू तो अभी भी कितनी है सर? 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, अभी भी वही है सर। अभी भी जवाब तो 18 ही आ रहा है। अभी भी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों नंबर्स को तो जवाब तो 18 ही आएगा। तो बताओ क्या ऑर्डर चेंज करने से भी कोई फर्क पड़ा है? नहीं। अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर चेंजिंग, आप केवल ऑर्डर चेंज करने से आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा अंदर से फीलिंग आ सकती है सर ये तो हमने नया प्राइम फैक्टराइजेशन बना लिया, पर ऐसा नहीं होता है। वो ऑर्डर चेंज करके भी आपके पास कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ अब सर दोबारा पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये वाली बात सर समझ में आ गई हमारे। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, ऑर्डर को अगर आप इधर उधर ना करें तो आपको दिखेगा कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो एक यूनिक ऑर्डर में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक कंपोजिट नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन सेम टू सेम नहीं हो सकता है। समझ गए? समझ गए?
अरे बोलो प्यारे बच्चों, बोलो, कुछ तो बोलो भाई। सर नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है। अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ तो समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ समझ में आया होगा यार। एक बार और एग्जांपल देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। आ जाइए आ जाइए। लाइट चली गई है, थोड़ा सा चेहरे पे लाइट कम हो जाएगी। सर ऑलरेडी सर चेहरे पे लाइट कम ही थी सर, आपके कौन सा ज़्यादा थी? चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना यार, है ना, मैनेज कर लीजिएगा। हेलो हेलो, क्या सभी बच्चे एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, आ जाइए बेटा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी कंपोजिट नंबर आप अपने मन में सोचो, कोई भी कंपोजिट। सर मैं सर सोचता हूँ 56 है, कैसा है सर 56? सर 56 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना, यही क्या कहलाता है? इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बिल्कुल बेसिक सी बात है। सर पहले ये बताओ, क्या 56 एक कंपोजिट नंबर होता है? बिल्कुल सर। कैसे? 56 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। सर कैसे बताया आपने? आप सर आपको कैसे पता चल जाता सर कंपोजिट नंबर है? सर आपको कैसे पता चल जाता, एक बार बता दीजिए। तो मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 56 से 56 भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी 56 डिवाइड हो जाएगा। बेटा एक नंबर आपको एक देखते ही पता चल रहा है कि इसका एक फैक्टर 2 भी होगा, इसका एक फैक्टर 2 भी होगा। सर कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है बेटा? इसकी एंड डिजिट क्या है? 6। और वो नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 6 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 8 इनमें से कुछ होती है, या फिर 0 इनमें से कुछ होती है, तो वो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो एक बात देखिए, इसका एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 56 और एक फैक्टर 2, 3 कितने फैक्टर्स हो गए बेटा? 3, विच इज मोर देन 2, तो इसीलिए मैंने इसको क्या देखते ही क्या बोल दिया? दिस इज अ कंपोजिट नंबर। क्या है ये? कंपोजिट नंबर है। तो अब ये बात खत्म हो गई कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब बेटा ये बात करनी है कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे लिखेंगे। तो आ जाइए 56 आ जाओ। 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सर, बचपन में सीखा था सर, प्राइम फैक्टराइजेशन वही कर रहे हैं। 2 से काटेंगे पहले सर, सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 से काटेंगे। सर 2 से कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है सर, 2 से ये 6 आर लास्ट में आ रहा है, 2 से कट रहा है। 2 2 जा 4, 1 बचा 2 8 जा 16, 28 आ गया, 28 56 होते हैं। वेरी गुड। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बोलो सही बात है? हाँ सर। फिर 2 से फिर से काटो, 7 टाइम्स कटेगा, फिर 7 से कटेगा डायरेक्टली। अब देख लीजिए ये जो निकल कर आया है, दिस इज 2 into 7. This is basically what? This is fundamental theorem of arithmetic. क्या बोला मैंने? यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये मैंने अपने मन से कोई सा भी नंबर ले लिया, ये कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स यहां लिखे होंगे आपको सबके सब प्राइम नजर आएंगे, ठीक है। तो इनको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया है और इसी प्रोसेस का नाम, इसी थ्योरम का नाम हमने दे दिया नया, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। निहायत ही आसान और एकदम ऑब्वियस वाली थ्योरम, ठीक है। समझ गए क्या? एक बात और सुन लीजिए फिर से, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस 56 के अगर मैं 56 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखूंगा तो सिर्फ ऐसा लिख सकता हूं, इस दुनिया में ऐसा कोई और नंबर नहीं होगा जिसका सेम टू सेम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आए, सेम टू सेम 2 into 2 into 2 into 7। इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा जो ऐसा, इस दुनिया में ऐसा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा ऐसा हो। ऐसा कोई भी नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है, ठीक है। 2-3 बार बोल के बता दी है। आई होप एंड बिलीव कि अब तो उनको भी समझ में आ गया, जो पीछे बैठी हैं आपके पीछे मम्मा, उनको भी समझ में आ गया, वो भी रोटी बनाते बनाते मतलब सीख रही हैं वो भी सारी बातें सर, प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गई बात? अरे क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया एवरी कंपोजिट नंबर, मेरे साथ साथ बोलेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ हिज प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर अगर आप इधर उधर ना करें तो आपको दिखेगा कि इस नंबर के अलावा, मतलब इस नंबर के अलावा ऐसा कोई भी फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होगा। इस नंबर का सिर्फ एक ही तरीके का फैक्टराइजेशन आएगा, 2 तरीके के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आएंगे, ठीक है। और इस दुनिया में ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप इनको प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 56 ही आ सकता है, इसके अलावा 56 के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता है। समझ गए? अगर कोई और नंबर आ जाता तो हम कह देते हाँ सर अब ये फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है, अब तो कोई दूसरी बात चल रही है, मतलब अब 2 फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या समझे?
क्या समझे अभी तक आप? क्या समझे अभी तक? आपने समझा प्राइम, अभी तक आपने समझा फैक्टराइजेशन क्या होता है बेसिक। फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में ब्रेक करना, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। जैसे मैं आपको समझाता हूं, 8 को आपने ब्रेक करके क्या लिख दिया? 2 इंटू 4 लिख दिया। 8 को आपने ब्रेक करके लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। ऐसे ही आपने, मैं 8 को ब्रेक करके और लिख सकता हूं। बस ये दो तरीके हैं आपके पास, और कोई और है क्या? नहीं सर, ये दो तरीके हैं। तो बेटा ये वाला, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। कि हम एक नंबर को तोड़कर लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में। ये जो है, ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि सारे प्राइम नंबर सारे यहां देख लीजिए, 2 2 2, ये 2 जो 2 है वो एक प्राइम फैक्टर होता है, वो एक प्राइम नंबर होता है। क्या है? प्राइम नंबर होता है। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसी प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या समझाया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो एक बहुत आसान थ्योरम है, एकदम एक बहुत ही बेसिक सी थ्योरम है। ठीक है, क्या है वो? एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया, फैक्टराइज किया जा सकता है as the product of its prime, and this factorization is actually unique apart from the order in which the prime factors occur। अगर आप ऑर्डर को इधर उधर ना करें तो आपको देखने को मिलेगा एक नंबर, एक कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन निकलकर आ रहा होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक बात और सुनिए बेटा, यहीं पर सुनिए। अगर मैं इसको किसी और तरीके से ऐसे लिख दूं तो क्या आपको बुरा लग जाएगा? बोलो भैया। 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू दी पावर 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सर क्यों? सर क्योंकि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपने इसको पावर दे दी एक 3 टाइम्स। क्योंकि देखिए 2, अगर जैसे कोई भी नंबर अगर खुद से ही एक बार मल्टीप्लाई, दो मतलब कोई भी नंबर खुद से ही एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, इस पावर में 2 लग जाता है। क्यों? क्योंकि पावर में 2 क्यों लग गया? क्योंकि 1 और 2 तो 2 पावर लग गई। ऐसे में कहूं सर 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बनेगा? 2 की पावर 3 बन गया। समझ गए? तो बस मैंने कंबाइंड करके लिख दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 की पावर 3 लिख दिया है, जिसको बोलते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू दी पावर। तो क्या मैं 56 को ऐसे भी लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है? सर नहीं हो रही है सर। अब आप आगे चलिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास करिए। थोड़ी देर मैं पानी पी लेता हूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। नोट करिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया? मिटा लें क्या? आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब, जो अभी आपके रीसेंट फंडामेंटल थ्योरम और अब तक हमने जो पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं आपको ज्यादा पुराने नहीं, 2025 की, जो 25 का, जो 2025 में जो पेपर हुआ था मैथ्स का, उसी के सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं बेटा। सीबीएसई बोर्ड जो होता है आपका, उसमें जो मैथ्स का पेपर हुआ था अभी 2025 के अंदर ही, उसके जो क्वेश्चंस आए थे उसमें मैथ्स में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए, आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं आप। सबसे पहले एक आसान सवाल जो हर साल पेपर में आता है, पहले एक आसान सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? हेडिंग डालिए सॉरी, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है सर, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं क्या? आते हैं। चेक वेदर, क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर। अरे भैया मौसम चेक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चेक वेदर 4 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और ये सवाल आपसे कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है पेपरों के अंदर। 2015 का ये मेन पीवाईक्यू 2015 में देखने को मिला था। ठीक है, ये 2015 क्या लिखा सर आपने? सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो सीबीएसई का 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है। मैं आपको अभी 25 वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आप समझने का प्रयास करिए। सर ये क्या कह रहे हैं? सर ये एक बार बता दीजिए बोल के, सुन लो, सुन लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है इसका सॉल्यूशन, पर पचाने की कोशिश करना। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड तक आते आते सब कुछ कनेक्ट करने लगोगे आप, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। पेशेंस बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर आप बीच से छोड़ के चले जाते हो तो आप कहीं भी चले आना, फिर आप ऐसे ही करते रहोगे। आप यहाँ पढ़ लोगे, आधा वहां पढ़ लोगे, आधा यहाँ, फिर आप अधूरा ज्ञान आपके पास रहेगा, और वो बहुत खतरनाक है। आप एक टीचर को चूज कीजिए, कोई भी यूट्यूब पे आपको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आपको,
उससे आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कुछ भी आपके पास कुछ भी आपको ज्ञान नहीं प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति कम हो रही है, आपके पास नुकसान आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी हो गया ज्ञान की बातें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले वो समझाता हूं मैं आपको। वो कह रहे हैं 4 की पावर n जो है, 4 की पावर में n है, ये नंबर है एक, क्या ये एक नंबर है। ठीक है, वो कह रहे हैं क्या ये जो नंबर है कभी भी 0 से एंड कर सकता है, ये पूछ रहे हैं वो। बोलो। वो कह रहे हैं कि 4 की पावर n जो है क्या कभी भी 0 से एंड करेगा, कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 0 से एंड करेगा कभी भी, मतलब आगे कुछ भी आता रहे एंड में 0 आना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या कभी। तो आइए चेक करते हैं कैसे। वैसे तो इसका आंसर नहीं है नो, पर इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए ना। तो 4 की पावर n में ये n क्या, पहले तो ये बताओ 4 की पावर n में ये n क्या है। सर n एक नेचुरल नंबर है, अगर एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ऐसे करके कहां तक हो सकती है, इनफिनिट तक। क्यों, क्योंकि n एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर है। भैया n एक नेचुरल नंबर है, ये उन्होंने खुद दिया है क्वेश्चन में। देखो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n, ये उन्होंने क्वेश्चन में खुद दिया था। तो जरा रख के देखते हैं पहले। तो 4 की पावर में 1 रख देंगे। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो बेटा 4 की पावर 1 कितना निकल कर आएगा, 4। फिर n की वैल्यू को अगर मैं 2 रखता हूं प्यारे बच्चों, तो 4 की पावर 2 क्या निकल कर आएगा, 4 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 16। अगर मैं n की वैल्यू को 3 रखता हूं तो 4 की पावर 3, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64। फिर अगर मैं n की वैल्यू को 4 रखता हूं तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 जो कि आएगा 256। एक बार करके देख लीजिए, 64 इंटू 4 कर लो, 4 4 16, 6 4 24, 1 25, 256 आ गया। बोलो, अरे बोलो प्यारे बच्चों बोलो, क्या कोई समस्या आ रही है। सर कोई भी समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे ही एक बार n की पावर 5 और निकाल, n की वैल्यू 5 पर अगर 4 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1024 के अराउंड आएगा। देख लीजिए, 256 को 4 से गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 24, 5 4 20, 22, 4 2 8 9 10, 1024। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, 4 की पावर 5 कितना आएगा, 1024 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ सर। अब सर आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया, मैं आपको कुछ नोटिस कराना चाहता हूं, एक बार नोटिस करिए। इस पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि 4 की पावर 1 था तो एंड डिजिट क्या आई थी, लास्ट या यूनिट डिजिट क्या आई थी, 1। यूनिट डिजिट कहूं, एंड डिजिट कहूं, वंस डिजिट कहूं, कुछ भी कह लूं, उसका मतलब एक ही है कि लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो डिजिट। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है प्यारे बच्चों, 4। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6। फिर मैंने 4 की पावर 3 किया तो यूनिट डिजिट क्या आई, 4। फिर 4 किया तो यूनिट डिजिट क्या आई, 6। फिर 5 किया तो फिर यूनिट डिजिट क्या आई, 4। 4 6 4 6 4 6। अब आपको एक बात समझ में यहां से ये आई कि 4 की पावर में नेचुरल नंबर अगर मैं रखूंगा तो 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 4 की पावर में 0, मतलब जो एंड में यूनिट डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगी, क्या आएगी, 4 आएगी या फिर 6 आएगी, 4 या फिर 6, 4 या फिर 6, इनमें से कोई ना कोई आएगा। सर लेकिन ये तो आपने दिखाया है, पर सर क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो समझा दीजिए सर, एक बार आ जाइए। आप देखिए क्या क्या 4 की पावर n को और किस तरीके से लिख सकते हैं। सर मैं लिख सकता हूं इसको 2 इंटू 2 और उसकी पावर में कंप्लीट n लिख सकता हूं। भैया 4 को ब्रेक डाउन कर दिया 2 इंटू 2 में और पावर में n रहने दिया। अब एक बात सोचो, क्या मैं इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर आपने ये नियम नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, इधर साइड में लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए क्या कि a इंटू बी की कंबाइंड पावर अगर n होती है तो इसको हम पावर को अंदर भेज सकते हैं, इस पर भी और इस पर भी, तो ये पावर में ऐसे बन जाता है a की पावर n इंटू बी की पावर में n। ये वाली बात आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, अगर a इंटू बी की कंबाइंड पावर n लगी हुई है तो इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों अंदर लिखे हुए प्रोडक्ट में नंबर्स पर। तो मैंने क्या किया, n की मतलब a की पावर भी n लगा दी और b की पावर भी n लगा, ये बन गया। तो बस यही किया यहाँ पर मैंने, इस n को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बस दोनों पे। ठीक है, अब एक बात नोटिस करो, पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट में एक खास बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए खास बात सुन लो, पहले इस खास बात सुन लो। अगर कोई भी नंबर इस दुनिया का एंड करना चाहता है 0 से, क्या बोला, अगर कोई भी नंबर इस दुनिया का कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करना चाहता है, 0 से एंड मतलब कि उसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 आए, वो चाहता है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। अब थोड़ी हिंदी में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना सर, एक ही शब्द हिंदी का लिखा है आपने, उसमें अगर गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। ठीक है, मेरी बात मैंने क्या बोली, मैंने ये 2 और 5 दोनों होने चाहिए, किसमें होने चाहिए दोनों 5, अगर इस दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर
अगर वो जीरो से एंड करना चाहता है, जीरो से एंड कर रहा है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा तो नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, और 10 जैसे ही बन गया वैसे ही वहां पर जीरो की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ गए? अगर इस दुनिया का कोई भी नंबर है, आप ये पूरी बात लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरी बात लिखेंगे। क्या लिखोगे नोट में? इस दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर वो जीरो से एंड करना चाहता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नंबर होने चाहिए। 2 और 5 दोनों नंबर होने चाहिए, तभी वो नंबर जीरो से एंड करेगा, तभी वो नंबर जीरो से एंड करेगा। अब एक बात सुनो बेटा, 4 की पावर n को मैंने फैक्टराइज करके क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसका फैक्टराइजेशन है? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, कि 4 की पावर n का फैक्टराइजेशन ये है। हाँ सर, सही बात है। अब आप देख लीजिए, 4 की पावर n के फैक्टराइजेशन में कहीं भी आपको 5 नजर नहीं आ रहा है 2 के अलावा। देखो 4 की पावर n में क्या आपको यहां 5 नजर आ रहा है? नहीं सर, 5 नजर आ ही नहीं रहा है। अगर यहां पर 5 नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर n में 5 की पावर 0 या फिर 5 की पावर n जैसा कोई भी कॉलम नहीं है। मतलब 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, और अगर नहीं होता तो हम बोलते हैं कि 4 की पावर n कभी भी एंड नहीं करेगा, किससे? जीरो से। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अब आप इतनी बात तो जानते हैं कि 4 की पावर n का इस फैक्टराइजेशन के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सर कैसे? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम में हमें पढ़ाया गया है कि एक कंपोजिट नंबर का, 4 एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और वो भी यूनिक होता है। उसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के पीछे बोल रहा था कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। Every composite number can be factorized or expressed as the product of its prime, and this factorization is unique। ये बात मैं आपसे पहले इसीलिए बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? अब इस 4 की पावर n का आप सोचो सर, 4 की पावर n का सर कोई और भी तो वो होता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो लिखा हुआ है। 2 एक प्राइम नंबर होता है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, उसकी पावर में कुछ भी लगा दो, उसकी पावर में कुछ भी लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये पता है अगर पावर n लगी हुई है, अगर तीनों में पावर सेम आएगी तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब हमें समझ में आया कि 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमें 5 देखने को नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि अगर एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों में से मतलब दोनों नहीं है एक साथ, दोनों अगर एक साथ नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि वो नंबर कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा, कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब यहां लिखोगे आप सिंस, अब आप क्या लिखोगे? सिंस 4 की पावर n डज नॉट कंटेन सिंस 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स फैक्टर, therefore 4 की पावर n can never end with the digit 0। ठीक है? ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों, आसान सा सवाल, एकदम मासूम सा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, और ये पेपर में आ रहा है। 2025 के पेपर में भी ये आया है। जो 2025 के पेपर बच्चों ने बोर्ड का पेपर दिया था 10th का, उसमें भी ये सवाल आया हुआ है। किस तरीके से आया है? असर्शन रीजन में आया था, वो मैं आपको करवाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। असर्शन रीजन वाला ही सवाल करवा रहा हूं, कर लो। सर ये थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, सर इसका सोल्यूशन कैसा है? इसमें सर इंग्लिश ज्यादा आ रही है, मैथ थोड़ी कम आ रही है, तो थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, पर ऐसा ही सवाल है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें सोल्यूशन इसका ऐसा ही है। एनसीईआरटी में तो इसका सोल्यूशन और भी ज्यादा लंबा था, बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिख कर दी है, पर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे यार, ज्यादा टेंशन मत लेना। सर एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा दिया है आपने, तो शॉर्ट में करा दिया। बेटा शॉर्ट में ही करना है, वहां इतनी लैंग्वेज लिखने बैठोगे तो आपके पास पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। आपके पास 38 क्वेश्चन आते हैं टोटल, समझ रहे हो? सारी लैंग्वेज लिख के बैठोगे तो कैसे कम चलेगा? आप उसको बस इस तरीके से समझा दोगे तो समझ जाएगा। सारी बात लिखना थोड़ी जरूरी होता है, जितना आपको काम की चीजें वो लिख दीजिए आप बस। ठीक है, समझ गए? और ये आप देख लीजिए 4 की पावर n का सिर्फ मैंने आपको बता दिया एक ही फैक्टराइजेशन होता है, तो यही फैक्टराइजेशन होगा। क्योंकि किसी के मन में ये आ रहा है सर 4 की पावर n का हो सकता है सर 4 की पावर n का कोई और फैक्टराइजेशन बने, पर नहीं बनेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही बनेगा बस। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा एक ही होता है, फैक्टराइजेशन कई हो सकते हैं।
समझ गए क्या? बोलो बोलो। हाँ सर, हमने मतलब ये वाला क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से। अब आपसे कई बार पता है क्या देखने को मिला है, 4 की पावर n मिल गया, 6 की पावर n मिल गया, 8 की पावर n मिल गया, 12 की पावर n मिल गया, ये सारे भी देखने को मिले हैं और इनका भी आंसर सेम टू सेम। आप सेम टू सेम इनका भी आंसर बेटा इसी तरीके से करते हैं, सेम टू सेम। बस वहां फर्क क्या आएगा, 4 की पावर n है तो यहाँ 2 इंटू 2 की पावर n कर दिया, 6 की पावर n होगी तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 की पावर में n करेंगे। यहां देख लीजिए, यहाँ 2 की पावर n हो जाएगा, 3 की पावर n हो जाएगा, तो भी उसके फैक्टर्स में क्या नहीं है, 5 नहीं है। फिर यहां देखिए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसकी कंबाइंड पावर n। अब यहाँ भी 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n हो गया, मतलब ऐसा गड़बड़ होगी, यहाँ भी 5 नहीं है। फिर यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 4 3 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, देख लीजिए। तो यहाँ भी प्राइम फैक्टर्स क्या है, उस प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अगर 2 और 5 दोनों नहीं है, 2 और 5 दोनों नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, या फिर 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। इन सबको आप लोग प्लीज होमवर्क में अभी भी ट्राई करो, सेम टू सेम। एक क्वेश्चन समझ लो आराम से इसको पहले बचाने की कोशिश करो कि ऐसे करते हैं, इस सवाल को ऐसे करते हैं, और उसके बाद 6 की पावर n, 8 की पावर n, 12 की पावर n ये करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, करने की कोशिश करोगे, एकदम प्यार से आपने समझाया, सारी कंसंट्रेट आपने सारा करके यही समझाया, तो आप कर लोगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत है? हमने पहले क्या किया, n की वैल्यू को देखा, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वो नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफिनिट तक के नंबर्स। तो बस, तो पहले करके देखा एक बार ऐसे, तो 4 आ रहा था लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, या फिर 6 आ रहा था, 4 या 6 या 4 या 6। हम इस पैटर्न को समझ गए, हमने समझा कि 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो सर कैसे बयां कैसे करें अपनी बात को, लिखें कैसे सर, हम समझाएं कैसे एग्जामिनर को, तो ऐसे समझाओगे। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो ये आया, और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 5 तो आ ही नहीं रहा है। और जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब भी किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों एक साथ ना आए, तो आप समझ जाना कि वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। समझ गए? अरे समझ गए क्या? हाँ समझ गए। इस क्वेश्चन को नोट करो, ये 2015 क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, टाइम देख लेते हैं पहले, टाइम देख लेते हैं। सर 51 हो चुकी हैं, तो जल्दी करो सर, जल्दी करो, आ जाइए। एलसीएम एचसीएफ शायद नहीं हो पाएगा आज, माफ कीजिएगा मुझे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एलसीएम और एचसीएफ को लेकर आऊंगा जरूर, डेफिनेटली। कुछ सवाल रह गए हैं, जल्दी से वो कर लीजिए। अब 2025 के जो कुछ सवाल हैं वो जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। आसान सवाल था ये, मजा आया, अच्छा लगा करने में? हाँ सर, अच्छा लगा सर, मजा आया, एकदम मजा आया सर। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब एक सवाल है, इस साल 2025 में बेटा, इसी साल, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये सीबीएसई, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना, सीबीएसई 2025 में ये सवाल पूछा गया है। क्या? असर्शन रीजन में पूछा गया था। आपको कुछ असर्शन लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था, लिखवा रहा हूं। क्या लिख के दिया था? 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। क्या लिखा है? 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n, फॉर सम नेचुरल नंबर n, फॉर सम नेचुरल नंबर n। अबे n, ये वाला n, ठीक है। फिर आपको रीजन क्या दिया था? ए फॉर असर्शन है, समझ जाना है ना, ए फॉर असर्शन। ये असर्शन रीजन क्या होते हैं सर? स्टेटमेंट है बेसिकली, 2 स्टेटमेंट उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है ना, या फिर एक सही है एक गलत है, वो कौन सा सही है, क्या आपको ये बताना है बस। तो रीजन उन्होंने क्या देखने की कोशिश की है? फॉर अ नंबर, एक नंबर के लिए x हैविंग 2 and 5, x having 2 and 5 both, x की पावर n, x having 2 and 5 as its prime factor, as its prime factors, x की पावर n always ends with digit 0, x की पावर n always x power always ends with digit 0, ends with digit 0 for every natural number, for every
नेचुरल नंबर। अब सुनो, अब इसमें वो कहना क्या चाहते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, दो स्टेटमेंट दी, 2025 का सवाल है, एक नंबर में पूछा गया था एमसीक्यू में, मतलब एमसीक्यू के बाद 18वां और 19वां और 20वां सवाल जो आता है वो आता है असर्शन ई। दो आपके में, देखो मैं आपको बता देता हूं, आपके में 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, ठीक है। इस सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, 18 आपके एमसीक्यूज होते हैं, 18 आपके एमसीक्यूज होते हैं, और जो दो क्वेश्चंस बचे वो आपके असर्शन रीजन होते हैं। क्या होते हैं? असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या होता है, दो स्टेटमेंट अलग अलग देखने को मिलती हैं आपको, एक असर्शन और एक रीजन। ये रीजन क्या है, जो इस असर्शन को सेटिस्फाई करे वो रीजन है, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा वो रीजन है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, अब उन्होंने ये पूछा है कि बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है, या फिर दोनों ही सही है दोनों ही गलत है, ऐसा बता दो, ठीक है। तो वो ये आपसे कह रहे हैं। तो 20 सवाल आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, जिसमें से ये आपका काम कर देंगे। सुनो, आ जाओ बेटा, अब ध्यान सुनो, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको 4 ऑप्शन लिख के बताता हूं, सुनिए। 4 ऑप्शन कैसे कैसे मिलेंगे, आपसे बोला जाएगा असर्शन तो सही है पर रीजन गलत है, या फिर बोला जाएगा रीजन तो सही है पर असर्शन गलत है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि असर्शन गलत है और रीजन सही है, ठीक है। फिर आपसे बोला जाएगा कि दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, या फिर आपसे बोला जाएगा कि क्या बोला, और क्या रह गया बताओ, दोनों ही गलत है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे देखने को। अब ये सब सर ऐसे ही मिलेंगे क्या, एक आगे टिक लगा? नहीं, स्टेटमेंट लिखूंगी बाकायदा, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज फॉल्स। ऐसे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको इनमें से किसी एक को टिक करना होगा, इस स्टेटमेंट को पढ़कर इनमें से किसी एक को टिक करना होगा। अब अभी जल्दी से मैंने आपको पिछला जो सवाल कराया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम, बस पूछने का तरीका बदल गया है। पूछने का तरीका क्या बदल गया है सर, वो पहले क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहे थे, उसमें एमसीक्यू वगैरह नहीं था, इसमें क्या है, इसमें आपको असर्शन रीजन में लिया है। ये सवाल आसान है, पर कैसे करेंगे? असर्शन दिया है क्या, 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। सर कह रहे हैं एंड कर रहा है, 4 की पावर n एंड कर रहा है किससे? 0 से। क्या 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड करेगा प्यारे बच्चों? नहीं करेगा। अभी तो मैं पीछे पढ़ा के आया हूं आपको, 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों नहीं होते हैं। तो देख लीजिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो गलत लिखा हुआ है। 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड, ये कह रहा है एंड्स विद डिजिट 0, 0 से एंड कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या ऐसा होता है क्या, कभी भी 4 की पावर n 0 से एंड करता है? नहीं करता। तो असर्शन तो गलत हो गया। अब चलते हैं रीजन पे। फॉर अ नंबर, किसी भी नंबर x के लिए, किसी भी नंबर आपके पास कोई भी, वो कह रहे हैं कोई भी नंबर आपके पास x है, अगर उसके पास 2 और 5 दोनों ही हैं एज इट्स प्राइम फैक्टर, अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर, ये जो x है आपके पास, इस x के प्राइम फैक्टर में आपके पास 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो जो x की पावर n है वो हमेशा 0 से एंड करेगा। क्या करेगा? हमेशा 0 से एंड करेगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो क्या ये रीजन आपको सही लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां नोट पॉइंट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी मतलब x की पावर n के किसी भी नंबर के लिए, अगर उसके पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5 दोनों एक साथ, 2 एंड 5, अगर उसके पास 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, तो वो नंबर हमेशा उसकी पावर में जो भी आप लगा देंगे नेचुरल नंबर, वो उसकी जो पावर है वो हमेशा 0 से एंड करेगी, हमेशा 0 से एंड करेगी। तो रीजन आपके पास सही है। तो असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, देख लो कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, बी वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। बोलो, अब इसमें आपको कोई समस्या आई? ये 2025 में, सीबीएसई के 2025 में एक नंबर में भैया 20 सवाल जो आते हैं आपके पास पेपर में, वो 1 मार्क के आते हैं। तो ये 1 मार्क के आपका सवाल आते हैं 20 मार्क्स। तो ये एक नंबर का सवाल आया था 2025 के अंदर, ठीक है। हर शिफ्ट में ये पेपर देखने को मिला है, मतलब हर सेक्शन में। समझ गए बात? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। 58 हो गई हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं क्या करें? चलो यार, वो जो क्वेश्चन बच गए हैं, 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच गए हैं, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस बच गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बस, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, वरना फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होती है, इसलिए, है ना? ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिएगा और इन चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।